सबसे बड़ी खबर आज यानी 13 फरवरी 2025 की क्या है? वो ये कि हमास के आगे इजराइल झुक गया है। वो जो धमकियां चल रही थी कि अगर शनिवार को हमास ने इजरायली होस्टेजेस नहीं छोड़े तो लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी, वो सारी धमकियां धरी की धरी रह गई। हमास ने जो कहा था वो इजराइल ने माना। हमास ने कहा था ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट है युद्ध विराम का उसको लागू करो, जो हमारी जो जरूरत है, जिस तरीके से 600 ट्रक रोज गाजा के अंदर आनी चाहिए एड का सामान लेके, हमें 2 लाख टेंट चाहिए, 60,000 मोबाइल होम्स चाहिए, हमको कायदे से फिर से बिजली पानी सारी चीजें, चाहे इजराइल देना दे, इजिप्ट दे रहा है, बहुत सारे और देश दे रहे हैं, ईरान से मदद पहुंच रही है एक अलग रास्ते से, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। और ईरान के मुद्दे पे मैं फाइनली आपको ये मतलब बताना चाहता हूं कि जो वीडियो मैं ईरान की जो रेवोल्यूशन पे बना रहा हूं 46th एनिवर्सरी, आप लोग जरूर देखिएगा। संडे को वो शाम को 7 बजे, संडे को शाम को 7 बजे वो रिलीज होगा। मैं आपको रिमाइंड कराता रहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो सबके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि उससे न केवल फिलिस्तीन में क्या हो रहा है वो आपको समझ में आएगा, ईरान में क्या हो रहा है वो समझ में आएगा, बल्कि आपको जो भारत में क्या करना है वो भी समझ में आएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और उसमें ऐसे लिंक हैं जो भारत से ईरानियन क्रांति के, आप विश्वास नहीं करेंगे जो मैं चीज लेके आ रहा हूं, उसको आप देखिएगा संडे को 7 बजे, आने वाले संडे को। आज थर्सडे है। अब देखिए, अब यहां पर पूरा का पूरा देखिए, पूरा का पूरा जो इजराइल का एक वो था। अच्छा, उसके अलावा मैं बता दूं, वेस्ट बैंक की बहुत सारी खबरें हैं, जो लड़ाइयां हुई है जबरदस्त। आज कम से कम 23 हमले रेजिस्टेंस ने लगातार एक के बाद एक कंसिस्टेंट तरीके से किया। करीब 12 इजरायली जो उसमें हैं वो उनके घायल होने की खबर है। बार बार वेस्ट बैंक में घायल होने की खबर आ रही है। मैं रोज कहता हूं कि ये खबरें मौत में बदलेगी। आप देख लीजिएगा, मेरी कोई बात अभी तक गलत नहीं हुई है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, जब ये सीज फायर पे एक बवाल हुआ था और हमास ने कहा था ह्यूमैनिटेरियन तुम यहां पर मदद भेजना शुरू करो, नहीं तो हम सैटरडे को होस्टेज नहीं छोड़ेंगे। सब लोग कहते हैं वॉर शुरू हो जाएगी, वॉर शुरू हो जाएगी। हमने भी एक आपके बीच जो वीडियोस बनाए उसमें हमने भी कहा कि वॉर शुरू होगी तो हमास तैयार है, लेकिन वॉर शुरू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इजराइल झुकेगा। और इजराइल का देखिए पूरी ये प्लानिंग है। इजराइल उस बच्चे की तरह हो गया है, मैं आपको सच बता रहा हूं, कसम से कह रहा हूं, मैं इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूं। इजराइल उस बच्चे की तरह हो गया है जिसको अगर मतलब एक खिलौना दो घोड़े का, तो उसको फिर उसके बाद ये नहीं ये तो घोड़े के खिलौने से ये तो इससे वो नहीं हो रहा है, तो उसको छीन के तुम उसको एक तोते का खिलौना दे दो, तो कहो थोड़ी देर इससे खेलो, फिर उससे वो भी ले लो, उसको तीसरा खरगोश का खिलौना दे दो। इस टाइप की चीज हो रही है। यानी गाजा उसके हाथ से गया, अमेरिका ने उसको लगभग इस चीज को मंजूरी दे दी है। वेस्ट बैंक अब उससे जो नेतन्याहू करके आएंगे, वेस्ट बैंक ले लो। अब वेस्ट बैंक में घुसे हुए हो, वेस्ट बैंक तुम मर जाओगे, लेकिन वेस्ट बैंक नहीं ले सकते। वो गाजा का ट्रिपल है, मतलब गाजा इंटू 3 है वो। अभी वहां पर लड़ाई तो शुरू हो रही है। और इजराइल के मिनिस्टर्स ने कुछ अनाउंस किया, मुझे हंसी आई कि 2025 जो है वो इजराइल का साल होगा जिस साल इजराइल वेस्ट बैंक को एनेक्स करेगा। वेस्ट बैंक को एनेक्स तो 2019 में तुमने कर लिया था, ट्रंप ने कह दिया था। अभी फिर ट्रंप, अच्छा इस बार तो ट्रंप ने वेस्ट बैंक के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। अभी तो वो गाजा के बारे में कह रहा है, जिसके बारे में उसके लोग कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही है, ये तो नेतन्याहू को बहकाने के लिए। और वाकई मतलब ट्रंप का देखिए, जो मेन मैं आपको बताऊंगा, जो FBI ने जो केसेस शुरू कर रही है, जो तमाम जो वहां पर डीप स्टेट है, यानी जो खुफिया तंत्र है, जिसने पूरा अमेरिका को एक वहां पर गरीब से जो गरीब है वहां के उनको और गरीब बनाया, अमीर को और अमीर बनाया, और पूरी दुनिया में हथियारों के व्यापार के चलते तबाही मचाई, उस डीप स्टेट को ट्रंप डिसमेंटल कर रहा है, क्योंकि उसने उसके जान ले ली थी ऑलमोस्ट। तो जब आदमी को इस तरह से आप पुश कर दोगे, और उसके साथ एक बड़ा हिस्सा है अमेरिकन इलीट्स का, जो नहीं चाहता है कि अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो डोमिनेट करे हर चीज में, वो हर चीज का एजेंडा सेट करे, ये वो नहीं चाहता है। लिबरल इंपीरियलिज्म के एजेंडे से वो हटना चाहता है। तो इसलिए वो ट्रंप का साथ दे रहा है। और उसके आज भी कई इस तरह के ये प्रमाण मिले। अब देखिए, सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि गाजा को क्या आज मदद पहुंची। आज सोचिए, हमास ने कहा था कि जो एड इजराइल देना शुरू करे
रिट्रोएक्टिवली, यानी जो पहले का पेंडिंग है वो भी दो, क्योंकि 19 तारीख से शुरू हुआ था ये होस्टेज एक्सचेंज, और उसके में 600 ट्रक रोज आनी थी, जिसका 5 से 10% ही केवल पूरा हुआ। इजराइल ने आज 600 के बजाय 801 ट्रक भेज दी, मतलब अलाउ कर दी, सॉरी इजराइल से नहीं आई है, 801 ट्रक अलाउ कर दी। और उसमें एक बड़ा हिस्सा इजिप्ट से, एक बड़ा मतलब ये अलग अलग देशों से आया था। उसमें अलग अलग तरीके से आया था, तो फ्यूल था, उसमें अस्पतालों के लिए सामान था, उसमें जो बहुत सारा रबल है, मतलब हजारों टन या लाखों टन, मतलब वहां पर जो मलबा जमा हुआ है उसको निकालने की जो स्पेशल हैवी मशीनरी है, उसके वो जो मशीन्स हैं उनके ट्रक्स आए। ये सारी चीजें एक के बाद हो रही है। और आपको बता दें, इजराइल ने कितने अस्पताल नष्ट किए पूरा 15 पिछले महीनों में, हमने आपको बताया, अपने 2 जो हमारे चैनल सस्पेंड हो गए उनके माध्यम से कितने अस्पताल नष्ट किए। आज लेकिन गाजा का बैप्टिस्ट हॉस्पिटल का जो सर्जरी वार्ड है वो खुल गया और उसका बकायदा इनॉग्रेशन हुआ। अब आप सोचिए, ये सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए वो जो ट्रंप को लेके जबरदस्ती का ऑब्सेशन जो है उसको छोड़िए। ये पूरा पुराना पिटा पिटाया प्लान जो बहुत पहले एक चलता था कि पैलेस्टीनियंस को अब उनकी जमीन से अलग करो, उनको ये करो, ये तो जायनिस्ट प्रोजेक्ट है। अब ये तो फेल हो चुका है, इसके बारे में कहीं, और वेस्ट बैंक में भी वो फेल होगा, आप देखिएगा। और उसमें कहीं भी किसी को कोई शक अब रह नहीं गया है। इजराइल पैसा देके यूएई से कभी कुछ कहलवा देता है कुछ। अभी देखिए एक वीडियो आया जिसमें जो जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला वो बैठे हुए हैं, बगल में ट्रंप बैठा हुआ है। ट्रंप वही सब बातें कर रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना, और जो किंग अब्दुल्ला है वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कम से कम उसने मतलब 20 सेकंड में कम से कम 10 से 12 बार उसने ऐसे किया, और वो एकदम इतना टेंशन, इतने स्ट्रेस में लग रहा है, उसको समझ भी नहीं आ रहा। और वाकई देखिए, जब जो साम्राज्यवाद के खेल होते हैं, साम्राज्यवाद कब आपको इस्तेमाल करके छोड़ देगा आपको नहीं पता। क्यों? ये जब साम्राज्यवाद के खेल के आगे नेतन्याहू जो है वो बेबस है, और क्योंकि साम्राज्यवाद का जो पार्टनर इजराइल है ना, नेतन्याहू थोड़ा है। नेतन्याहू की जो अपनी पर्सनल लाइन, उसने अपने पर्सनल जो उसकी पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम्स है उनको जोड़ दिया, इजराइल की प्रॉब्लम्स बना दिया। ये भारत में भी इस तरह से होने की कोशिश हो रही। तो जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को उसने जो इजराइल की प्रॉब्लम्स बना दिया है, तो ट्रंप उसको लेके थोड़ा बात है चलने के लिए। ये सही बात है कि इजराइल अमेरिका का और एक साठगांठ है इंपीरियलिज्म की, साम्राज्यवाद की, दूसरे देशों को रौंदने की, लेकिन वो अमेरिका और इजराइल की है, वो ट्रंप और नेतन्याहू की नहीं है। उसमें फर्क आ सकता है इंडिविजुअल से। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो जो देखिए तुलकरेम जो आज वेस्ट बैंक में जो पूरे जो एक के बाद एक जो घटनाएं हुई, अल मनशिया जो नेबरहुड है नूर शम्स कैंप का, जिसमें हमने आपको बताया था कल भी लड़ाई हुई थी, आज फिर वो एक तरह से गढ़ बन गया है रेजिस्टेंस फाइटर्स का। जिस तरह से नेज़रिम कॉरिडोर के थोड़ा इधर का हिस्सा, यानी थोड़ा साउथ का हिस्सा गढ़ बन गया था आखिरी दिनों में, आखिरी 15-20 दिनों में, और हमास ने एक के बाद एक अटैक किया था। मनशिया एक्सेस नूर शम्स कैंप जो कि तुलकरेम में उसका गढ़ बन गया है। जेनिन की तरह तुलकरेम को इजराइल खाली नहीं करा पा रहा है। जेनिन में भी जो उसने खाली कराया, जो 15-20 हजार पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस किया, जेनिन कैंप से, वो छोटा सा कैंप है, बाकी जो गांव में आसपास फिलिस्तीनी रह रहे हैं उनको नहीं, तो वो लोग भी लौटना शुरू हो गए, और लौटना वो शुरू हो गए। अमेरिका परेशान हो रहा है कि अरे ये कैसे, ये तो वही ये गाजा वाली स्थिति है, हम कब तक इस चीज को झेलेंगे कि वो जाएंगे फिर आएंगे। उसके बाद देखिए जो नूर शम्स कैंप के यही जो अल मनशिया एक्सेस है, इसकी जो अबू बकर अल सिद्दीक मॉस्क है, इसके चारों तरफ, क्योंकि इस मॉस्क को गिराने की बहुत बार इजराइल ने कोशिश की, नहीं गिरा पा रही है, और उसके चारों तरफ एक घेरा बना लिया। पहले भी मैंने आपसे कहा था, आज से करीब 3-4 महीना पहले यहीं पर लड़ाई हुई थी, अबू बकर मस्जिद जो है तुलकरेम में, और इसके आसपास थोड़ा एक एरिया जो है रेजिस्टेंस ने पहले से लंबे समय से थोड़ा सा उसको दलदल टाइप बना दिया है, जिसमें इजरायली सोल्जर्स फिसल जाते हैं। वो जो पूरी सिचुएशन है, वो ऐसी सिचुएशन में यहां पर इजराइल टिक नहीं पा रहा है। उसके बाद अल कतीबा एक्सेस, जो कि एकदम नूर शम्स कैंप जो है तुलकरेम में, उसके सेंटर में, वहां पर शुजा 1 एक्सप्लोजिव से D9 मिलिट्री बुलडोजर उड़ा दिया, एकदम सरे आम
डंके की चोट पे सबके सामने। उसके बाद देखिए तुलकरेम में देखिए ये कैसे केंद्रित रहा। तुलकरेम में फिर जब ये कुछ लोगों को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे थे तो ये हुआ कि दो जो हमास के दस्ते हैं, रेजिस्टेंस के दस्ते हैं, उन्होंने आके कम से कम 15 घंटे आईडीएफ को रोका है और उसके बाद आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा, उस जगह को ये खाली नहीं करा पाए। फिर अल जौरा एक्सिस है वहां पर, वो भी अल मंशिया में ही है, एक और स्पेसिफिक एक्सिस, वहां पर फिर इजराइल ने अलग से कि इसके लिए तैयारी नहीं होगी कि एक अल मंशिया के अंदर अल जौरा में हम उधर से अटैक करते हैं, आउट फ्लैंक करते हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ क्योंकि हमास के फाइटर्स की ऐसा लगता है 100 आंखें मतलब आगे पीछे दोनों उसके लोग हैं, और कहां उसके लोग हैं, कौन उसका है, ये तो इजराइल न तब पता कर पाया था जब वो मतलब गाजा में जब 7 अक्टूबर उसके बाद हुआ, और ना ही वो अभी पता कर पा रहा है। उसके बाद देखिए जो एक इजरायली सेटलमेंट पे भी आज हमला हुआ है, जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किया है। और ये जो निज़नाई ओज एक चेक पॉइंट है, इस पे पहले हमले हो चुके हैं, रेजिस्टेंस ने पहले भी हमला किया है, और वो उसके बगल में सेटलमेंट है, जूइश सेटलमेंट, वहां पर भी रेजिस्टेंस ने हमला किया है। तो देखिए ये जो लगातार ये पूरी घटनाएं हो रही हैं, और इसमें देखिए एक हमास का एक फाइटर खालिद मुस्तफ़ा आमिर वो कल शहीद भी हुए, और ट्यूबस में क्योंकि ट्यूबस में भी एक इस तरह से लड़ाई चल रही है, आज भी ट्यूबस में कम से कम 7 से 8 घटनाएं हुई। और ट्यूबस के ये इन्होंने देखिए ये 12 फरवरी 2025 को ये मारे गए, यानी कल, और मतलब शहीद हुए। और उसके पहले इन्होंने अप्रैल 2024 में जो एक बड़ा ऑपरेशन किया था, जिसको नबी इलियास ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें 4 तरफ से घेर के आईडीएफ के सोल्जर्स को मारा था, तो वो इन्होंने ही उसको, अब देखिए अप्रैल 2024 का ऑपरेशन अब पता चल रहा है, वो उस समय ऐसा लग रहा था कि कुछ जो लोन वुल्फ मतलब अपने बल पे बहुत सारे जो फिलिस्तीनी युवा करते हैं, उस तरह का कोई ऑपरेशन था। लेकिन ये जो नबी इलियास ऑपरेशन था अप्रैल 7 2024 का, इसको करने वाले जो हैं वो कल शहीद हुए ट्यूबस में। और आप देखिए वो ये जो सेटलमेंट है, ये भी वेस्ट मतलब जहां ये अटैक हुआ था नबी इलियास, ये भी वेस्ट बैंक में है, लेकिन इसके फाइटर्स यहां से देखिए ट्यूबस में लड़ रहे हैं, ट्यूबस के लोग हिब्रॉन में लड़ रहे हैं, जेरिको में लड़ रहे हैं, इस तरह से लगातार वो आगे पीछे हो रहा है। उसके बाद जो लेबनान में देखिए इजराइल एक समस्या में फंस गया, एक बड़ी समस्या में, क्योंकि इजराइल ने जो पहले एक बात थी कि 25 नवंबर को सीज फायर खत्म हो रहा था, 18 फरवरी तक एक्सटेंड हुआ, अब इजराइल 28 फरवरी तक एक्सटेंशन मांग रहा है। अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया उस पर। अमेरिका ने 2 दिन से मतलब करीब 3 दिन, आज है 13, तो करीब आप सोचिए 10 या 11 को इजराइल ने ये रिक्वेस्ट अमेरिका को डाली थी, और अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद आज दूसरी रिक्वेस्ट डाली है, और मैंने आपको बताया था कि इजराइल जो है 11 गांवों में सीमित हो गया है। अब वो कह रहा है कि केवल 5 गांवों तक हमको रहने दो 28 फरवरी तक, 5 एरियाज में हमको रहने दो, हम बाकी खाली कर देंगे। उस पर भी अमेरिका चुप है। कहीं से कोई अच्छा हो सकता है अमेरिका एक्सटेंशन दे दे। अमेरिका एक्सटेंशन देगा तो क्या होगा, तो एक तो उनको 11 से 5 में सीमित होना पड़ेगा। दूसरी बात, जोसेफ आउन जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं, वो जो उनके रोज बयान आ रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि वो कहीं भी अमेरिका के प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, और अमेरिका में, और ट्रंप उस तरह से प्रेशर डाल भी नहीं रहा। देखिए ये जो ट्रंप की खासियत है, जो वो कहता है, जो ये बातें करता है, इजरायली उससे वक्ती तौर पे खुश हो जाते हैं। हालांकि समझदार इजरायली खुश नहीं होते। जो बड़े बड़े जूइश जो इंटेलेक्चुअल्स हैं अमेरिका में, और जिन्होंने बाइडेन को सपोर्ट किया था, टॉमस फ्रीडमैन वगैरह, वो कहीं भी किसी भी तरीके से वो मतलब ट्रंप के कहने में वो नहीं आ रहा है, और वो इजराइल को बता रहे हैं बार बार कि ये ऐसी है, ये कोई रियलिटी नहीं है, वो ऐसी डाइवर्ट करने के लिए ट्रंप कह रहा है। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि जो बार बार एक जो बात आ रही है कि ट्रंप देखिए उस तरह का दबाव जो लेबनान पे पड़ना चाहिए, बल्कि जो एक इन्वॉय भेजी महिला, उसने कह दिया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अपराध, मतलब धन्यवाद दे दिया कि हिजबुल्लाह खत्म हो गया, और उसके बाद वो लौटी, उसने माफी मांगी। तो ये देखिए जो पूरी सिचुएशन है, ट्रंप वही बात है कि इंटरेस्टेड नहीं है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द मिडिल ईस्ट।
वो अब यूक्रेन में पीस कराएगा, नोबेल पीस प्राइज वगैरह की तरफ बढ़ेगा, यहाँ भी पीस का ही चक्कर में है वो, और अपने इंटरनल जो दुश्मन है उनकी वो खबर ले रहा है। उसके बाद देखिए अर्दोगन आज बहुत वोकल हुए, और अर्दोगन ने कम से कम 3-4 बयान दिए, और उन्होंने कहा कि वी प्लेज दैट वी विल नॉट अलाउ अनदर कैटास्ट्रोफी टू बिफॉल द पैलेस्टीनियन पीपल। हम एक और कोई ऐसी हादसा, बड़ा मतलब हादसा क्या, एक कैटास्ट्रोफी जो होती है, एक तरह से मतलब बहुत ही एक कयामत टाइप सिचुएशन जो गाजा के सामने थी, उस तरह की हम सिचुएशन फिर से नहीं पैदा होने देंगे। और उन्होंने कहा है कि गाजा जो है हमेशा फिलिस्तीनियों की प्रॉपर्टी रहेगी, और वो कोई उनको खाली नहीं करा सकता। अच्छा, इससे जुड़ा एक और बहुत मजेदार बात, एक मजेदार बात। अब इसमें कुछ लोग हो सकता है कि उसको, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक मानना पड़ेगा, वो टर्की वर्सेस ईरान, शिया वर्सेस सुन्नी, कुछ ना कुछ हो जाता। हालांकि मैं अब कन्विंस्ड हूँ कि मेरे जो 80 to 90% जो मेरे फॉलोअर्स, ये सब्सक्राइबर्स हैं, वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। फिर भी कुछ लोग हैं, उनको वो धीरे धीरे भाई हर इंसान सीखता है, बदलता है, तो वो जो एक पूरी बात है, एक टर्की के मिनिस्टर ने कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग, उसने कहा कि ऑटोमन एम्पायर जब था तो गाजा ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो उसने कहा कि गाजा जो है उसको हम टर्की में मिला लेते हैं और उसको हम ऑटोनॉमी दे देते हैं, यानी टर्की में वो टर्की का हिस्सा रहे और वो ऑटोनोमस रहे, स्वायत्त रहे, मतलब उसके अपने पूरे एक मतलब पैलेस्टीनियन स्टेट रहे ओवरऑल टर्की के प्रोटेक्शन में। ये जो देखिए, जैसे ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, अर्दोगन ऑटोमन एम्पायर रिवाइव करना चाहते हैं। ग्रेटर इजराइल तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो एक साम्राज्यवाद का और एक मजलूमों को दबाने का प्रोजेक्ट है। ऑटोमन एम्पायर अगर बनाने की बात है, वो देखिए दोबारा तो इतिहास उस तरह से अपने को रिपीट करता नहीं, तो ऑटोमन एम्पायर जैसी सिचुएशन वो उस समय ही नहीं है, तो फिर वैसी सिचुएशन कैसे आएगी। लेकिन टर्की में जो चर्निंग चल रही है, टर्की के अंदर जो पूरी परिस्थितियां हैं, उसमें ये स्थिति आ सकती है कि कभी, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब जैसे वेस्ट बैंक में क्राइसिस बढ़ती है, टर्की अगर अपनी सेनाएं किसी भी तरह की, हम टर्की, अब तो आप जानते हैं कि हमारा तो ब्रॉड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, और जिसका लीडर ईरान है, जिसके पीछे रशिया और चाइना, नॉर्थ कोरिया है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब एक पॉलिटिक्स की बात आती है, तो उसमें अगर टर्की चाहे अपनी गफलत में ही कि हम कुछ ऐसा एक्सटेंड कर लें, क्योंकि देखिए पैलेस्टाइन एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, उसको टर्की के अंदर रह के स्वायत्तता वैसे भी कोई अलाउ नहीं करेगा, और वो भी ये जो गाजा के लोग हैं वो भी ये नहीं चाहेंगे, उनकी जो मांग है वो है। और तो ये तो अर्दोगन एक अपने मिनिस्टर से कहलवा रहा है कि वो भी चाहता है कि कुछ हम टेस्ट करें, कि जिस तरह से ट्रम्प टेस्ट करता है ये पूरी सिचुएशन को। उसके बाद देखिए जो तुलकरम ब्रिगेड है, उसने फिर एक कयामत ढाई, और उसने जो है अभी मतलब 1-2 घंटा पहले एक अल-मनशिया में ही एक अल-मनशिया एम्बुश की, जिसमें करीब 13 इजरायली सोल्जर्स और घायल हुए, और 9 इजरायली सोल्जर्स, पहले हमने आपको शुरू में बताया था 8 या 9, वो बुरी तरह से घायल हुए। उसके बाद देखिए यमन ने फिर से कहा है कि अगर जो अब्दुल मलिक अल हूती है, उन्होंने फिर से कहा है कि ट्रंप तो एक जोकर है, उसको जो बोल रहा है वो कहने दो, लेकिन इजराइल ने अगर अपने सीज फायर में ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं किए और युद्ध की तरफ लौटा, तो भाई जो मैंने आपसे बात कल कही थी, उन्होंने कहा था कि ट्रिगर मतलब हमारी उंगली ट्रिगर पे है, हम कभी भी दबा देंगे और फिर से हम पूरा एक हमले शुरू कर देंगे। आज उस बयान को दोहराया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका जानता है इस बात को कि यमन की ताकत क्या है। अगर अमेरिका इंटरेस्टेड होता, या अमेरिका, देखिए अमेरिका ने कभी अपनी उस तरह से, जब अमेरिका पिटा और उसके 3-3, 4-4 जहाज, बड़े बड़े मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो पीछे हो गए, जो उसके प्रेसिडेंट्स के नाम थे, मतलब अमेरिका की प्रेस्टेज लगी थी, वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे वो अमेरिका के पूर्व जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके नाम, उनको पीछे हटना पड़ा। तो अमेरिका एक बात समझ गया कि हमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। वो पूरी ताकत लगाने की अभी स्थिति में नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अंदर वॉर चल रही है। आपको पता है पेंटागन ने, जो अमेरिका की सबसे बड़ी आर्म्स कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उस पे एक, अब ये ट्रंप के आने के बाद हुआ, लॉकहीड मार्टिन आपने नाम सुना होगा,
ये लॉकहीड मार्टिन ये बहुत बड़ा एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का लीडिंग प्लेयर है अमेरिका में। अमेरिका में जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, बेसिकली हथियार और कुछ सॉफ्टवेयर के वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, और तो कुछ वहाँ पर इंडस्ट्री है नहीं, सब ज़्यादातर सब चाइना और दूसरे देशों में चली गई है। तो ये जो पूरी, तो ट्रंप लेकिन जब से आया, देखिए पेंटागन ने, यानी जो उनका जहाँ पर डिफेंस उनका हेडक्वार्टर है, पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन पे चार्ज लगाया है कि F-35 प्लेन्स उसको बढ़ी हुई कीमतों पे बेचे गए। अब आप बताओ, और इसको लेके एक 30 या 40 मिलियन डॉलर्स का सूट पूरा दायर किया गया कि इतना जो है ये इन लोगों ने इन्फ्लेट करके हमको बेचा। ये चीज क्या संभव थी? अच्छा, ये यहां हो रहा है। वहीं देखिए दूसरी तरफ ईरान ने अपना, ईरान देखिए 46वें साल जो अपनी एनिवर्सरी का हो गया, और मैं उस संडे में मैं फिर से आपको याद दिला दूं, संडे को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। ईरान जो है उसने एक ऐसा ड्रोन डिस्कवर किया है या उसने लॉन्च किया है जो पानी के अंदर से लॉन्च हो सकता है। और उसका वीडियो मैंने अभी डाला नहीं है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने एक्स पे, मैं दोनों पे डालूंगा, आज शाम को या आज रात को मैं उस पर डालूंगा। और मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, हमारे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक दिया होगा, एक्स का भी दिया होगा सारा। तो ये देखिए जो पूरा एक मतलब ईरान हर दिन एक नया सरप्राइज दे रहा है पूरी दुनिया को। और वो गाजा, अच्छा, और बहुत बड़ी वजह इजराइल की ये भी है, अब मतलब ये जो हमास के आगे झुक रहा है उसमें एक बड़ा कारण ईरान भी है, और दो तरह से। एक तो चलिए ईरान हमास के पीछे है, वो एक कारण। दूसरा कारण ये है कि नेतन्याहू जो अभी गया था वाशिंगटन, उसने फिर से उसको कन्विंस करने की कोशिश की कि ईरान पे हमला करो, क्योंकि नेतन्याहू जानता है कि अब वो फंस गया है, वो वेस्ट बैंक गाजा में को ज़्यादा नहीं कर सकता। वेस्ट बैंक का एनेक्सेशन कभी होगा नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। और उसको अगर क्योंकि वहाँ पर सीधी बात है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वहाँ पर लड़ता रहेगा जैसे गाजा में लड़ा, और वो ऐसे वॉर ऑफ एट्रिशन वेस्ट बैंक में चलेगी, 6 महीना चले, 1 साल चले, इजराइल को पीछे हटना पड़ेगा, और वेस्ट बैंक से और जल्दी पीछे हटेगा, क्योंकि वहाँ वो हवाई हमले उस तरह से, उसकी इजाज़त उसे अमेरिका ने नहीं दी है। अब जो पूरी बात आ रही है कि नेतन्याहू, अब नेतन्याहू की क्या चिंता, मैं कैसे बचा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो जेल हो जाएगी जैसे ही मैं सत्ता से हटा या इजराइल में इलेक्शन हो गए। तो उसका कहना है कि अब ईरान पे अटैक करो, और ईरान पे ये कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी एक ऐसा अटैक फर्जी टाइप ये करा सकता है, और या ये अपने यहाँ करवा सकता है इजराइल में, और ईरान को ब्लेम करे और अमेरिका से फिर कहे कि देखो तुम अब बॉम्ब करो। इस तरह का काम पहले भी हो चुका है। इजराइल, नेतन्याहू को कोई चिंता नहीं है इजरायली सिटीजन्स की, उसको कोई चिंता नहीं है, भाड़ में जाए सब, उसको अपनी पड़ी है। तो इजराइल अमेरिका का जो लार्जर प्लान है वो हैं जो उनके स्टेट के, लेकिन ये जो नेतन्याहू व्यक्ति है ये एक अलग समस्या बन गया है, और इसको भी धीरे धीरे देखिए परिस्थितियां या इसके खुद के राइवल्स या ट्रंप खुद इसको निपटाएंगे। ये देखिए पूरी सिचुएशन जो बनी हुई है। सीरिया से भी जो पूरी खबरें आ रही है वो यही आ रही है कि एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में जो ये जो है कि HTS को आतंकवादी संगठन ना माना जाए, हालांकि जुलानी के ऊपर से जो रिवॉर्ड था वो हटा दिया गया, उस पर देखिए अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। और इसको लेके जुलानी और जो अल शारा अपने को कहता है वो सब डेस्परेट हो रहे हैं। उन्होंने फिलिस्तीन के फेवर में बयान तक दे दिया। ये सारी चीज़ें उसने इसीलिए की कि भाई हमें कुछ सपोर्ट मिले कहीं से। लेकिन अभी क्या है, सऊदी अरेबिया, उसको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? पहले सऊदी अरेबिया से मिलता था। सऊदी अरेबिया इस समय ईरान के साथ एक रिश्ते में आ चुका है। UAE से मिलता था, UAE भी इधर से उधर, मतलब वो पूरा एक ईरान को इस समय कोई अनॉय नहीं करना चाहता किसी भी तरह से। और क्योंकि ईरान की देखिए रशिया के साथ पैक्ट है, मतलब ये ईरान का रशिया के साथ पैक्ट है, बहुत सारे जो और मतलब चाइना से लेके इस तरह की फोर्सेस उसके पीछे खड़ी हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है ये देखिए एक ऐसा माहौल बना रहा है जिसमें इजराइल को, जैसे मैंने बताया, झुकना पड़ा। उसने आज 801 ट्रक्स अलाउ की, कल भी वो वैसे ही करेगा। और जो पूरी एक बात थी कि युद्ध शुरू होगी, ये देखिए मैंने आपको कहा था कि हमास ने पिछले एक्सचेंज, जो प्रिजनर एक्सचेंज था, उसी समय अपनी ताकत दिखा दी थी कि हमारे हजारों फाइटर, उसने पूरा परेड करवाई थी। अब वो जो पूरी एक बात है उससे इजराइल डर गया है, झुक गया है, और ये देखिए आगे भी जारी रहेगा। तो आज का प्रसारण यहीं तक, कल हम फिर आपके सामने लाएंगे, और संडे को 7 बजे मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।